हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के एग्जाम्पल 5.1 एंड 5.2। अगर आपकी यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस हो चुका है तो जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 5.1 का ए पार्ट। क्या कह रहा है? What happens if a bar magnet is cut into two pieces? Number 1 transverse to its length, number 2 along its length. तो क्या होगा अगर एक बार मैग्नेट को अगर हम टू पीसेस में कट करते हैं? पहले हम उसको ट्रांसवर्स यानी कि लेंथ के परपेंडिकुलरली और या लेंथ के पैरेलल यानी कि अलोंग कट करते हैं तो क्या होगा? हमने देख रखा है कि अगर एक बार मैग्नेट ये है, ठीक है, इसकी अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सेम मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर मैं इसको बीच में से कट करती हूँ ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, तो क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग हो जाती है? नहीं, ये तो हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी में कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करती है। मैग्नेट हमेशा दो पोल्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इसको कट करती हूँ तो फिर से क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स लेंथ कट करती हूँ तो क्या होगा? मैग्नेट मेरा पतला हो जाएगा, बट अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड यहाँ पर भी क्या रहेगा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहेगा। तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ईदर केस वन गेट्स टू मैग्नेट्स ईच विथ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो दोनों ही केसेस के अंदर हमें दो मैग्नेट मिलते हैं जिसमें एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स. An iron nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to torque Y. अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेटाइज नीडल रख लेते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क तो लगता है बट कोई नेट फोर्स नहीं लगता। लेकिन अगर हम एक कील को, लोहे के कील को अगर हम एक बार मैग्नेट के पास रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स तो लगता ही है और कभी कभी साथ में टॉर्क भी लगता है। ऐसा क्यों? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बी पार्ट को कि जैसे कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी है, इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल, मान लो यहाँ पर ये साउथ है तो ये यहाँ पे हम लगा लेते हैं नॉर्थ है, ठीक है, ओके। तो अगर ये इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल हमने इसके अंदर एक रख दी है तो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है तो यानी कि इस पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेम हमने एक बार मैग्नेट को रखा था एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बट यहाँ पर इधर और इधर फोर्स लगने की वजह से ये नीडल क्या हो जाएगी? इस तरीके से घूम जाएगी, रोटेटरी मोशन में आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा? उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है। ये तो हो गई बात एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर मैं एक बार मैग्नेट, मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, ठीक है, एक बार मैग्नेट के पास मैं एक लोहे का कील लेकर जाती हूँ, ठीक है, लोहे का कील, ओके, आयरन नेल लेकर हम जाते हैं तो हमें पता है कि इस तरफ यहाँ पर ये पास है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और ये सिरा जो है ये इससे थोड़ी दूर है, यानी कि यहाँ पर इस सिरे के कंपैरिजन में यहाँ अगर मैं ए पार्ट बोलती हूँ, ये बी पार्ट बोलती हूँ, तो ए पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे थोड़ी वीक है एज कंपेयर टू ए। तो ये केस हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, राइट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का।
तो यानी कि ये इसको खींच रहा है, इस पोर्शन को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? क्योंकि जो हमारा आयरन होता है उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके पास, अगर हम मैग्नेट को लेकर जाते हैं, अगर उसका साउथ पोल होता है तो वो आपस में अपने अंदर का मटेरियल कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेता है कि उसका नॉर्थ यहाँ पे आ जाता है, और अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ होगा तो वो अंदर अपने आपको इस तरीके से अलाइन कर लेगा कि यहाँ पर उसका साउथ आ जाएगा। यानी कि आयरन ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। तो वो आयरन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो खुद को इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेता है उसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन को, जिसके बारे में आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो नॉन यूनिफॉर्म की वजह से इसके अंदर क्या आ जाता है, नेट डायपोल मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई, इसका जो क्या कहते हैं लेंथ हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से एक पोल से दूसरी वजह की क्या होगी, एक लेंथ होगी। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है। ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब टॉर्क कैसे आता है? मान लो यही नेल जो है ना वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, यहाँ से इसको अट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से एक तो फोर्स तो लग ही रहा था, साथ में अब क्या लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या लग जाएगा, एक टॉर्क भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होने की वजह से एक नेल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज टॉर्क भी लगता है। क्यों? क्योंकि एक जो नेल होता है वो एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे नो फोर्स इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर फील्ड जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है तो कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन जो आयरन नेल है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू अ बार मैग्नेट। देयर इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इन द नेल, जिसकी वजह से एक नेल के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करता है। नेट फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, बिकॉज अगर मान लो साउथ पोल इंड्यूस हुई है तो नेल के पास जो क्लोजर पोल होगी वो नॉर्थ होगी। तो इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेल होता है, यानी कि जो मैग्नेट जो आपका आयरन होता है उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है विद मैग्नेट। अगर मैग्नेट का साउथ है तो वो नॉर्थ पोल अपने अकॉर्डिंग बना लेता है, अगर नॉर्थ है तो अपने अकॉर्डिंग साउथ पोल में अलाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। तो ये था इसका बी पार्ट। अब सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। अब इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड? क्या हर एक मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है? आप कैसे टॉरॉइड की फील्ड के बारे में बोलेंगे? तो एक टॉरॉइड की कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, देखो कि हमने सोलेनॉइड की तो देख रखी है कि एक स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग को हम क्या बोल देते हैं, एक सोलेनॉइड कहते हैं, राइट। तो हमने ये पढ़ रखा है कि किस तरीके से ये साउथ पोल होता है, किस तरीके से नॉर्थ पोल होता है, अगर यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है तो, ठीक है। अगर इसी स्प्रिंग को मैं ऐसे राउंड कर दूँ सच दैट कि ये एक इस तरीके से, एक मान लो एक टायर है, ठीक है, और इस टायर के अलोंग मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंग ऐसे बांध दिया, ठीक है। तो अब इसको मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ शेप ऑफ टॉरॉइड, ठीक है, ये शेप ऑफ टॉरॉइड है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एट एवरी सर्कल एक साउथ एक नॉर्थ, एक यहाँ नॉर्थ, तो यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ऐसे करते करते यहाँ एंड पे नॉर्थ आ रहा था और यहाँ स्टार्ट हो रहे थे हम साउथ से। तो यानी कि सोलेनॉइड हमें दो पोल्स दिखा रहा था। ऐसे ही हर एक लूप में यहाँ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ करते 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 कहीं भी आपको एक पोल दिखाई दी नहीं, कहीं भी हमें दिखाई दिया कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है कहाँ पर एंडिंग हुई है, नहीं पता चल रहा, ठीक है। अगर यहाँ साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ ये नॉर्थ, तो हर एक लूप की साउथ नॉर्थ बन रही है, तो हम नहीं कह सकते कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी दो पोल्स हमें दिख नहीं रही हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे रहती है, नॉर्थ से ऐसे से
साउथ की तरफ, ऐसे ऐसे, तो ये पूरी की पूरी एक ये वाली टर्न लेती हैं। तो दिस इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टॉरॉइड। तो ये रहती है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है और इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है, और इसके हम कोई भी एंड्स नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इसकी ज़रूरी नहीं है कि इसकी दो पोल्स ही हों। क्लियर होगी ये बात? तो इसको हम आंसर को कैसे लिखेंगे? तो वी विल राइट नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि दो ही पोल हो। ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द फील्ड हैज़ अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ये तभी ट्रू है अगर किसी सोर्स के पास जो फील्ड है उसका नॉन नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जैसे कि एक बार मैग्नेट होता है उसके पास क्या होती हैं, दो पोल्स होती हैं, साउथ नॉर्थ हो गई, सोलेनोइड है साउथ नॉर्थ होगी, जिसकी वजह से उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, यानी कि नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो वहाँ पे साउथ नॉर्थ पोल होती हैं, बट दिस इज़ नॉट फॉर टॉरॉइड। टॉरॉइड में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट एक स्ट्रेट लाइन इन्फिनाइट कंडक्टर के अंदर भी ऐसा नहीं होता, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे सर्कल 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 वाली रहती है, उसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इसका सी पार्ट। अब डी पार्ट क्या कह रहा है, तो अब करते हैं हम इसका डी पार्ट। Two identical looking iron bars A and B are given, of one of which is definitely known to be magnetized. We do not know which one. How would one ascertain whether one or both are magnetized? If only one is magnetized, how does one ascertain which one? Use nothing but the bars A and B. तो वो कह रहे हैं आपको दो आयरन बार्स दे रखे हैं, जिसमें से जो एक है वो तो पक्का मैग्नेटाइज्ड है ही। मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एक तो पक्का मैग्नेटाइज्ड है ही, लेकिन आपको नहीं पता कौन से वाला है। तो आप कैसे बताओगे कि एक मैग्नेटाइज्ड है या फिर दोनों मैग्नेटाइज्ड हैं? और अगर एक मैग्नेटाइज्ड है तो कौन से वाला मैग्नेटाइज्ड है? ठीक है, तो आपको कुछ और नहीं लेना, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यही दो बार्स हैं, आपके पास और कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप केस 1 चेक करोगे कि एक मैग्नेटाइज्ड है या फिर दोनों मैग्नेटाइज्ड है। तो पहले तो वो वाला आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो केस 1, to check whether one is magnetized or both। ठीक है, एक मैग्नेटाइज्ड है या दोनों मैग्नेटाइज्ड हैं। तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, आपने लिखा, आपने यहाँ पर एक आयरन बार को रख दिया मान लो। ठीक है, ए आयरन बार को रख दिया। अब जो बी आयरन बार है उसको आप उसके पास लेकर जाओगे एक एंड से। ठीक है, तो मैं ये वाला बी बार मान लेती हूँ। ठीक है, मान लो मैंने इसका एक एंड इसके पास लेके गई। ठीक है, फर्स्ट केस में हमें दिखाई दी अट्रैक्शन। ठीक है, और मान लो दूसरे भी केस में हमें दिखाई दी क्या, अट्रैक्शन। दूसरे भी केस में हमें क्या दिखाई दी, अट्रैक्शन। तो इसका क्या मतलब है, तो दोनों ही केसेस में अगर मैं ए मैग्नेट है, ये बी मैग्नेट है, तो इन दोनों ही पोल्स को मैं एक एक बार पास में लेके गई और दोनों बार ही मुझे अट्रैक्शन शो हुई है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक आयरन है और एक मैग्नेटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आयरन होता है वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, हमेशा अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है ना, मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। और वैसे भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमेशा अट्रैक्शन शो करता है आयरन। ठीक है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम डिफरेंट मटेरियल्स दैट इज लाइक फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आयरन हमेशा अट्रैक्शन शो करता है। तो ऑब्वियसली अगर एक मैग्नेट है, चाहे ये मैग्नेट होता चाहे ये मैग्नेट होता, और दूसरा एक आयरन है, तभी तो दोनों बार में ही क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका रिजल्ट क्या कह रहा है, वन इज मैग्नेटाइज्ड, वन इज मैग्नेटाइज्ड। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन, विच वन, कौन से वाला मैग्नेटाइज्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं केस 2, which one magnetized, which one। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लो ए मैग्नेट को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ए आयरन बार को मैंने नीचे रख दिया और बी आयरन बार को मैं ऐसे क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर ऐसे फेर रही हूँ।
ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक मैं इसको ऐसे ले जा रही हूँ, ऐसे ले जा रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो पोल्स पे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और जो फोर्स होता है वो सेंटर में क्या होता है, वीक होता है एक मैग्नेट के। तो अगर ए मैग्नेटाइज्ड है और बी मेरा सिर्फ आयरन बार है, तो यहाँ पर उसको क्या शो होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होगी, यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होगी, लेकिन मिडल में उसको वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होगी। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो हमारा मैग्नेटाइज्ड है और जो बी है वो सिर्फ क्या है, आपका आयरन बार है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा होता है, मान लो मैंने ये ए रखा हुआ है और यहाँ पर भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब मैं बी को ऊपर की तरफ फेर रही हूँ और तीनों ही बार यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए की तो कोई पोल्स नहीं है ना जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक शो करे, तो ए मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आयरन बार है, और बी जो है वो मेरा क्या है, मैग्नेटाइज्ड है। तभी उसकी कोई ना कोई एक पोल होगी यहाँ पर, या तो नॉर्थ होगी या साउथ होगी, जिसकी वजह से पूरे में वो क्या शो कर रहा है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो बी क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो पहला केस कौन से वाला, एक मैग्नेटाइज्ड है, ये दोनों मैग्नेटाइज्ड है। अगर दोनों में अट्रैक्शन हो रही है तो यानी कि एक मैग्नेटाइज्ड है। कौन से वाला, तो ऐसे हमने उसको निकाल लिया। अब नाउ तो केस थर्ड, केस थ्री हम कैसे बताएंगे कि अगर दोनों के दोनों मैग्नेटाइज्ड होते, दोनों के दोनों मैग्नेटाइज्ड होते, तो हम क्या करते, ये ए बार हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, बी बार को इसके पास लेकर जाऊँगी। अगर ए मैग्नेट को मैंने यहाँ रख दिया है और बी मैग्नेट को मैं पास लेकर जा रही हूँ, और पहले में मुझे शो हुआ अट्रैक्शन एक एंड से, ठीक है, फ्रॉम वन एंड मुझे अट्रैक्शन शो हुआ, और दूसरे में लेकर अगर मैं जाती हूँ तो मुझे शो होता है रिपल्शन, दूसरे में मुझे शो होता है रिपल्शन फ्रॉम अनदर एंड। तो इसका मतलब क्या है, बोथ आर मैग्नेटाइज्ड, बोथ आर मैग्नेटाइज्ड। हाउ, मान लो अगर ये है, अगर इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, तो जैसे कि ये मैग्नेट है, अगर आप नॉर्मली बार मैग्नेट देखते हो तो जहाँ पे रेड होता है तो वहाँ उसका नॉर्थ होता है, तो आप इसको भी ऐसे समझना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अगर मैं इसको यहाँ लेके गई हूँ तो यानी कि साउथ नॉर्थ क्या होगा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाती हूँ तो ये साउथ साउथ क्या हो रही है, रिपल्शन। इसका मतलब क्या है कि पोल्स, अनलाइक पोल्स में क्या हो रही थी, अट्रैक्शन, लाइक पोल्स में क्या हो रही थी, रिपल्शन हो रही थी। तो विच रिजल्ट्स कि बोथ आर मैग्नेटाइज्ड। अब इस पूरे सिनेरियो को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे केस वन, टू चेक वेदर वन और बोथ आर मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, इफ वी ऑब्जर्व ओनली अट्रैक्शन बाय ब्रिंगिंग बोथ द एंड्स ऑफ वन आयरन बार टू अनदर, देन वी कैन से वन इज मैग्नेटाइज्ड एंड अनदर इज जस्ट अ बार मैग्नेट। यही हमने बात करी फर्स्ट में कि अगर हमने दोनों एंड्स लेके जा रहे हैं, दोनों में ही हमें अट्रैक्शन शो हो रही है एक एक एंड पास ले जाने से, तो इसका मतलब है एक मैग्नेटाइज्ड और अदर सिर्फ एक बार मैग्नेट है। नेक्स्ट, विच वन, नाउ विच वन इज मैग्नेटाइज्ड, कौन से वाला मैग्नेटाइज्ड है, तो हम क्या करेंगे, प्लेस द बार ए डाउन, ए को नीचे रख दो और बी को उसके टॉप पर लेकर जाओ। और अगर हम ऑब्जर्व करते हैं मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोल्स पर और लेस सेंटर पे, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा और सेंटर पे कम, तब हम कहेंगे कि जो हमारा ए है वो मैग्नेटाइज्ड है क्योंकि उसकी पोल्स हैं, और बी जो है वो हमारा सिर्फ बार मैग्नेट है क्योंकि वो अट्रैक्शन ही शो करते हैं आयरन। ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन कंप्लीट लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, पूरे कंप्लीट पर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम अगर शो करते हैं, तो ए जो है वो मेरा आयरन बार है और बी जो है वो मेरा मैग्नेटाइज्ड है। क्यों, क्योंकि बी की कोई ना कोई एक पोल ए बार के ऊपर फिर रही होगी और ए तो सिर्फ हमारा आयरन होगा, दैट्स वाई। ठीक है, और नाउ केस थर्ड, अगर बोथ आर मैग्नेटाइज्ड है तब हम क्या करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन बाय ब्रिंगिंग ईदर साइड्स ऑफ द बार नियर वन बाय वन, देन वी कैन से दैट बोथ बार्स आर मैग्नेट। तो अगर हम
एक मैग्नेट के दूसरे मैग्नेट के एक साइड बाय एक साइड में ऐसे लेके जाते हैं दोनों पोल्स को, और अगर हमें अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों शो होती है तब हम कहेंगे कि बोथ मैग्नेट्स जो हैं वो हमारे क्या है, मैग्नेटाइज्ड हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5.1। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल 5.2। तो अब एग्जाम्पल 5.2 क्या कह रहा है, फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल P placed at point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrow shows the different positions and orientations of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q. ठीक है, in which configuration the system is not in equilibrium. सबसे पहले तो मैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल ली है P, उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया एट पॉइंट O पर, यानी कि सेंटर पे हमने उसको प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो एरोज हैं वो क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। ये वाला जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहे हैं हमारी। ठीक है, ओके। अब क्या है, द अदर एरोज जो हैं वो डिफरेंट पोजिशंस पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड Q नीडल की आपको मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। ओके, तो इसको विजुलाइज करिए कुछ इस तरीके से, इसको ऐसे बनाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक नीडल रखे, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, तो अगर एरो इधर की तरफ है, यानी कि यहाँ साउथ होगा, यहाँ पर नॉर्थ होगा, यानी कि हमने एक P मैग्नेट को यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है, तभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, हमने एक और अनदर नीडल ली है Q, और उस Q नीडल को हमने डिफरेंट पोजीशंस पे रखा हुआ है। यहाँ पर रखा है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, यानी कि 6 केसेस लिए हमने, और 6 प्लेसेस पर उसको हमने Q नीडल को हमने वहाँ रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इन 6 में से कहाँ पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नंबर 2, इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। फिर में थर्ड में आएगा विच कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी अमंग ऑल। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये P है, Q हमने यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ है, यानी कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ है, यानी कि यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर इसका नॉर्थ होगा। ठीक है, ये हो गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ, ये हो गया Q1। ओके, फिर इधर की तरफ भी है इसका Q2 है। ठीक है, ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ होगा। ठीक है, फिर Q2 हो गया, Q3 इधर की तरफ है, Q3 इधर की तरफ है। ठीक है, Q4 इधर की तरफ है। ओके, Q5 इधर की तरफ है एंड Q6 इधर की तरफ है। ओके, ये है। अब देखो, अब मैंने पहले ये देखना है कि इस वाले मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है। तो देखो, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक मैग्नेट के अंदर, नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट जाती है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो अब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होगी, तो यानी कि ये ऐसे निकल रही होगी, ये है ना, यूं निकल रही होगी और यूं वापस आ रही होगी, है ना, इस तरफ से, यहाँ से भी ऐसे ही हो रहा होगा, यहाँ से निकल रही होगी और यहाँ पर वापस आ रही होगी, ऐसे निकल के यहाँ निकल के। तो अब देखो, अब मैं Q1 की अगर मैं बात करती हूँ, तो Q1 के टाइम पर ये कैसे निकल रही होगी, ऐसे और ऐसे जा रही है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, B की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो हमने देख रखा है कि हमने जब टॉर्क की बात करी थी, वहाँ पे हमने देखा था mb sin थीटा फॉर्मूला हमने निकाला था कि हम एक मैग्नेटिक निडल को या फिर किसी भी एक मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, mb sin थीटा। m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड, और उनके बीच का एंगल थीटा। तो अब देखो, फर्स्ट प्लेस पे थीटा 1 पे, यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 कितना होता है, 1।
साइन 90 कितना होता है 1। तो अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 1 तो ये हो जाएगा आपका MB आ जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर इतना टॉर्क लग रहा है MB। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे जा रही है, नीचे की तरफ है, इधर की तरफ है मैग्नेटिक, ये होगी। तो अभी यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी अगर मैं साइन 90 पुट करती हूँ, मैं जनरल रख देते हैं, साइन 90 पुट करते हैं तो फिर भी क्या आ जाएगा MB आ जाएगा, ठीक है। Q3 की बात करते हैं, Q3 ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों ही क्या हो गई आपस में पैरेलल हो गई, यानी कि दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया 0। तो अगर यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क 3 कितना आएगा, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क 3 हो गया 0, ठीक है। फिर टॉर्क 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, तो निकल रही है तो ये ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक मूवमेंट की ये हो गई, यानी कि ऑपोजिट एंटी पैरेलल हो गए, यानी कि यहाँ पर थीटा कितना हो गया 180। तो टॉर्क 4 कितना आ गया आपका, साइन 180 इज अगेन 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 की बात करते हैं। 5 में ये इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से आ रही है, नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो यानी कि एंटी पैरेलल हो गए, यानी कि थीटा अगेन कितना हो गया आपके पास 180 एंड टॉर्क 5 साइन 180 अगेन 0, तो टॉर्क 5 कितना हो गया 0। टॉर्क 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड से अंदर की तरफ जा रही है, तो यानी कि जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी ये डायरेक्शन हो गई और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की भी ये डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पर थीटा हो गया आपका 0। तो यहाँ पर टॉर्क 6 कितना हो जाएगा, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0, ठीक है। तो हमने 6 के 6 केसेस के लिए हमने टॉर्क निकाल लिया, और हमने जब पढ़ा था कि जहाँ पर टॉर्क 0 होता है तो वो सारी की सारी जो सिचुएशंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो कौन सी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में नहीं है, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 वाली सिचुएशंस में, यानी कि Q1 एंड Q2 पोजीशंस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम फर्स्ट का आंसर क्या देंगे, Q1 एंड Q2, ये हम देंगे कि यहाँ पर Q1 एंड Q2 जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। बाकी समय टॉर्क हमारा 0 आ गया तो वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, अब बी पार्ट क्या कह रहा है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी तो हमने बात करी कि 0 की 0 जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, और याद करिए हमने टॉर्क में बात की थी जहाँ पर थीटा आपका 0 होता है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पर थीटा 180 होता है वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एंड रीज़न मैंने आपको उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था टॉर्क वाली में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आई बटन पे भी जाकर आप देख सकते हैं टॉर्क का क्या रिलेशन था इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से। तो स्टेबल के लिए जहाँ पर 0 0 आया, यानी कि Q3 एंड Q6 के लिए, एंड अनस्टेबल जहाँ पर थीटा कितना आया है 180, वो कौन सा है, Q4 एंड Q5, ठीक है। एंड लास्ट वाला बात करते हैं, विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस शो। अब सब में से लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी, तो हमने यहाँ पर पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, -mb cos थीटा, ये बड़ा था। अब यहाँ पर देखो लोएस्ट एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो यहाँ के थीटास देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो cos 90 इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी टॉर्क 2 के लिए भी क्या हो जाएगा, 90 था, ठीक है, वो भी 0 हो गया। तो यानी कि पहले दो केसेस तो 0 आ गए हैं, वो नहीं चाहिए हमें तो नेगेटिव जो होता है वो मिनिमम लोएस्ट एनर्जी होती है ना। तो टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 के लिए थीटा तो क्या हो गया, यहाँ पे Q1 Q2 के लिए थीटा तो हो गया 90 डिग्री, तो वो यहाँ पे हम नहीं पुट करेंगे, तो Q1 Q2 तो हो गया आउट ऑफ सिलेबस हमारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं Q3 की, तो ये हो गया 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1,
है ना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यानी कि यहाँ पर कंपटीशन में खड़ा हुआ है Q3 खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड cos 180 होते हैं -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हम Q4 एंड Q5 भी हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम एनर्जी बता रहे हैं, हमें तो लोएस्ट बतानी है। अब दूसरा कंपटीशन में कौन खड़ा है, cos 0। cos 0 इज अगेन क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यानी कि अब कंपटीशन में कौन खड़ा हुआ है, Q6 भी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब Q3 एंड Q6 ये दो कंपटीशन में खड़े हैं। अब इन दोनों में से अब हमें देखना है कि लोएस्ट एनर्जी किसकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि देखो ये है आपका एक मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के ये है इसकी एक्सिस, मैग्नेट की एक्सिस है, तो मैग्नेट की एक्सिस पे Q6 पड़ा हुआ है एंड मैग्नेट की इक्वेटोरियल पे हमारा क्या पड़ा है, Q3 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ रखी है क्या, कि जो हमारी एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ट्वाइस होती है मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पे। यानी कि यहाँ Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो Q6 पे जो होगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, Q3 पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है। तो अब इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ ये रिलेशन है कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, ये एक्सियल पॉइंट पे है। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, तो यानी कि अगर B ज़्यादा होगा यानी कि वो नेगेटिव में ज़्यादा आएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव में होता है उसका मतलब उतनी ही लोएस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इन दो कॉम्पिटिशन्स में से कौन जीत रहा है, एक्सियल वाला जीत रहा है, क्योंकि एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। तो हम इसको काट के क्या लिख देंगे, Q6 इज द विनर, ये आ गया आंसर। बिकॉज Q6 पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और हमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा बतानी होती है ना। तो मान लो यहाँ पर 6 पे आ रही है, Q6 पे आ रही है आपकी 10 और Q3 पे आ रही है आपकी 5, तो -10 वाला छोटा हुआ ना -5 से, -10 इज छोटा देन -5, तो दैट्स वाई कौन जीता, 6 वाला जीता, क्योंकि हमने लोएस्ट एनर्जी बतानी थी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।